करते हैं वैसे आगे कुछ। अच्छा यहाँ पे रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, वो भी ऑन कर दिया। रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर सो Recording in progress. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। जी नए क्लास का आगाज़ करते हैं। सेकंड वीक है हमारा, और होपफुली जो सेल टैक्स की डेफिनेशंस हैं जो आपको कही गई थी और पढ़ाई गई थी वो आपको ग्रिप आती होगी। और साथ साथ आपने आई एम रिटी होपफुल के जो आपको शेड्यूल्स का कहा गया था उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, और साथ में टाइटल्स ऑफ सेक्शंस वो कर लिए होंगे। तो आपने टाइटल्स कहाँ तक कर लिए हैं? टाइटल्स ऑफ सेल टैक्स एक्ट कहाँ तक? इस सेक्शन तक आपने याद कर लिए हैं सेक्शनों के नाम। चैप्टर 4 तक कर लिया। सेक्शन 30 तक हो गए। चैप्टर 50 तक। हाँ नहीं, आपने जो क्लास में जो कहा गया था वो कितना? यार आपने क्लास में कितना कहा गया था? 20 तक वो कहा था या 30 तक? 20 तक कहा गया था। तो प्लीज़ एक चीज़ नोट करें, और साथ में आप नोट करें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को वॉल्यूम क्लियर जा रही है और साथ में बोर्ड क्लियर जा रहा है। ओके नहीं, बस ठीक है। तो प्लीज नोट करें सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 40 तक टाइटल्स ऑफ सेल टैक्स एक्ट, टाइटल्स ऑफ सेक्शंस। ये सेक्शंस के नाम क्या हैं? जो कि एक 4 पेजेस की आपको रिक्वेस्ट की गई है कि आप उसको प्रिंट करवा के अपने पास रखें, ये उसकी बात हो रही है। तो ये टाइटल्स आपने सेक्शन 21 से सेक्शन 40 तक कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट सैटरडे व्हेन वी विल मीट, यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ दैट कि आपको मेमोराइज हो चुके हों सेक्शन 21 टू सेक्शन 40। ये आप लोगों ने जरूर कर लेने। अच्छा, और इसके अलावा शेड्यूल सारे आपके हो गए होंगे, तो इनको ये रहेंगे उस वक्त तक कि आप ठीक जब तक इनको आप रिपीट करते रहेंगे। अगर आपने इनकी रिपीटिशन छोड़ी तो ये वैनिश हो जाएंगे, आप जिससे जिन गायब हो जाता है ये गायब हो जाएंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगी। आप ना अभी तक स्टूडेंट इस तरह का आप या पीछे आने सामने इसके इधर करने थोड़ी सी आई कॉन्टेक्ट आपके पास सही हो। अच्छा, तो जो लास्ट क्लास है उसमें जब जिस बात पे हमने छोड़ा था, हम डेफिनेशंस को कंप्लीट करने पे हैं। तो एक डेफिनेशन है टैक्स फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होती है? कोई भी अगर फिगर्स इस तरह लिखी हो तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं होती? इसको फ्रैक्शन ही कहा जाता है ना मैथमेटिक्स में। तो अब हाँ, सॉरी कौन सा तल्लक? कोई भी तल्लक हो। अभी ये जो फ्रैक्शन है ना मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह का फ्रैक्शन कहा जाता है, इस तरह कुछ लिखा हो तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। अच्छा, तो फिर जो हमारी डेफिनेशन जिसको हम करना चाह रहे हैं दैट इज टैक्स फ्रैक्शन। टैक्स की फ्रैक्शन, तो टैक्स की फ्रैक्शन कुछ इस तरह से है कि ये इसके लिए फार्मूला होता है उसे a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a। अगर आपसे पेपर में पूछे द फार्मूला ऑफ द टैक्स फ्रैक्शन इज, तो आपने कहना है ये वाला a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो सिर्फ फार्मूला है, तो इसमें आप पूछेंगे सर ये ए क्या है और ये ए क्या है? ये आपका सेक्शन 3 सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर दिया गया हुआ जीएसटी जनरल सेल टैक्स का स्टैंडर्ड रेट है। तो वो स्टैंडर्ड रेट क्या है? 17%। तो 17
डिवाइडेड बाय 100 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 117। तो ये आपकी टैक्स फ्रैक्शन को मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट करने के तरीकाकार है। अब बात ये तो होगी कि ये है, ये क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो अब हम बात करते हैं कि आप चले जाते हैं बेकरी के ऊपर, बेकरी से आप ऐसी आइटम परचेज करते हैं जिस पे सेल टैक्स लगा हुआ है 17%। ठीक, आप जो बेकर्स है वो आपको कहता है जी कि ये ले हमें 117 रुपए दे दें। मैं आपको कहता हूँ कि यार आप 117 की चीज लेके आ गए हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें सेल टैक्स कितना था। आप कहते हैं जी मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने नया नया टैक्स कलेक्शन पढ़ा हुआ है। आप कहेंगे 117 मल्टीप्लाई बाय जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, इससे स्टार्ट होगी यहाँ तक पहुंच जाओ या डायरेक्ट ये लिख लो अभी, क्योंकि आपको पता है कि टैक्स कलेक्शन कैसे मालूम हुई है और ये रिजल्ट आया था। ठीक, आप कहोगे 17 डिवाइडेड बाय 117, सही। तो बताओ इसमें सेल टैक्स कितना आ गया। ये 117 से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है 17 रुपए सेल टैक्स है, 17 रुपीज इज सेल टैक्स एंड 100 रुपीज इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। हुआ क्या, इससे पता चला कि अगर किसी प्राइस के अंदर सेल टैक्स अमाउंट मौजूद हो और आप उसको सेल टैक्स को और वैल्यू ऑफ सप्लाई को अलग-अलग करना चाह रहे हो, सेपरेट करना चाह रहे हो, तो आप एक फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उस फ्रैक्शन को टैक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। पेपर में जिस तरीके से भी पूछ सकता है वो 2-3 तरीके होंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टैक्स फ्रैक्शन, ये है। व्हाट ए इंडिकेट्स इन द टैक्स फ्रैक्शन, सेक्शन 3 के मुताबिक सेल टैक्स रेट। अच्छा, फिर कोई जूस या कोई भी चीज डाल के वो कह सकता है कि इसमें मुझे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स बता दो। तो आपने सिंपली क्या किया करना है, लेट्स सपोज अगर आप 2000 की एक चीज लेके आए हो, तो आपको कहा जाता है कि इसमें से अमाउंट ऑफ सेल टैक्स बता दें कितनी है, तो आपको मल्टीप्लाई में टैक्स फ्रैक्शन। साउंड का मसला है, ठीक है, साउंड का मसला है। अच्छा जी, एक बंदे को साउंड नहीं आ रही तो क्या बाकी भी को भी वॉल्यूम का इशू आ रहा है। दे आर वी आर नॉट ऑडिबल टू दोस ऑल द स्टूडेंट्स आर वी आई एम नॉट ऑडिबल टू अ सिंगल स्टूडेंट, सो प्लीज कमेंट, हरी अप, ये जल्दी से कमेंट करें, क्लियर एंड ऑडिबल। सो प्लीज वो स्टूडेंट जिनके साथ इशू आ रहा है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अगर तो वाईफाई वगैरह यूज़ करें तो करीब हो वाईफाई के और अपना सिस्टम को बेहतर करें। अच्छा, तो टैक्स फ्रैक्शन अब यहाँ पे है, तो मुझे निकाल के बताओ कितना टैक्स है इसके अंदर। सिंपली 2000 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 117, तो यही टैक्स फ्रैक्शन होती है और इसी इसका मकसद और इसका यही मकसद होता है जो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको टैक्स बता देता है कि जो अमाउंट है उसके अंदर टैक्स कितना है। ये 2000 क्या है? हाँ सॉरी, नहीं ये वाला नहीं, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है, ये टोटल के टोटल पैसे जो अपनी जेब से निकाल के किसी को दे रहे हो। अभी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं बहुत से, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई है और इसमें सेल टैक्स है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आज की डेफिनेशन में शामिल है, वो आगे पढ़ेंगे, वी से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी हम टी पे हैं। टैक्स फ्रैक्शन तो ये इन बिल्कुल आपने जो अपनी पॉकेट से दिए पैसे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा लेट आए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं होता ये। अब यार नेक्स्ट डेफिनेशन है टैक्स फ्रॉड। तो फ्रॉड तो पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे पता ना हो कि फ्रॉड किसे कहते हैं। कोई है ऐसा जिसको ये ना पता हो कि फ्रॉड किसे कहते हैं। आपने किसी को धोखा दिया है, आपने फ्रॉड किया है, ऐसे ही है ना जी फ्रॉड। तो टैक्स का फ्रॉड क्या होगा फिर, टैक्स का फ्रॉड क्या होगा, टैक्स कम देना, आपने टैक्स की चोरी की हुई है कहीं से, सही। और टैक्स कौन सा,
सेल टैक्स एक्ट में जहाँ पे भी वर्ड टैक्स आएगा वो कहता है मैं बात कर रहा हूँ सेल टैक्स की, जब तक मैं इसके पीछे ना लिख दूं कि ये कोई और टैक्स है, जब तक सिंपल टैक्स लिखूंगा तो मैं कहूंगा सेल टैक्स। तो सेल टैक्स का फ्रॉड, सेल टैक्स का फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है? आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड वाला सेल टैक्स के इनवॉइस इशू कर सकता है ना, लाइक नीचे गाड़ियों वाला बैठा हुआ है, वो गाड़ी की मरम्मत करते साथ में सेल टैक्स डाल देता है, सेल टैक्स डाल के वो आपसे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, लाइक उसने 20,000 रुपए गाड़ी की मरम्मत का कहा कि ये, और ऊपर मुझे सेल टैक्स दे दो, सही? तो 1,000 के पीछे 17% के हिसाब से एक कितनी अमाउंट बन जाएगी इसके ऊपर टोटल? 3400 रुपया बन जाएगी, ठीक है, 3400 बन जाएगी। अभी ये बताओ कि ये वो आपसे ले रहा है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने हैं, क्योंकि उसने इनवाइस इशू कर दिया, इनवाइस पे सेल टैक्स लिख दिया, अब वो दे ही नहीं रहा, तो ये फ्रॉड नहीं है, तो ये टैक्स फ्रॉड है। फिर वो इनवाइसेस जो हैं, इनवाइसेस को एल्टर कर लेता है, एल्टर मीन के है तो रजिस्टर्ड, लेकिन वो फाल्सीफाई करना इसे कहा जाता है कि वो फाल्सीफाई कर लेता है। वो फाल्सीफाई क्या करता है कि हाँ, कि आपको जो अमाउंट आपसे ली वो अमाउंट आगे जमा नहीं करवाई, बल्कि उसके अंदर ही गड़बड़ कर ली, ये हो सकता है। फिर फ्रॉड में वो कहता है कि आपको हुक्म दिया गया था कि ये काम करें, लेकिन आप वो नहीं करते, या आप एफबीआर ने कहा कि ये इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करते और आप सेल टैक्स को चोरी कर जाते हो, तो ये सारी की सारी जो क्या होंगी, ये टैक्स फ्रॉड में आ जाएंगी। और इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि टैक्स फ्रॉड में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो फ्रॉड कर रहा है अक्यूज्ड के ऊपर। बस ये आप लोगों ने वो नीचे लिख देगा कि डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, अक्यूज्ड के ऊपर होगा, थर्ड पार्टी चेक करने के लिए, तो आपने बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर दे देना? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ये जो कि अक्यूज्ड है, जिस पे इल्जाम लगा, ये जितने भी बदामी बाग और इसके एरिया में स्टील वाले हैं उन पे यही हो रहा है आजकल, और उनको पकड़ा भी जा रहा है। कल या परसों एक को पकड़ा गया, उससे पहले जो 2 महीने पहले वो उठा के लेके आए थे भट्ट साहब थे कोई, और साथ में एक और को भी उठा के लाए थे। तो ये वो टैक्स फ्रॉड में वो इन्वॉल्व थे। अच्छा, टैक्सेबल गुड की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि टैक्सेबल गुड्स क्या होती है, ऐसी तमाम गुड्स जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है वो सारी की सारी टैक्सेबल गुड्स हैं। टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं? टैक्सेबल गुड्स, आप इस तरह करें कि आप लोग चेयर इस लाइन में ले आए, जो फीमेल स्टूडेंट है, और सब आप भी इस तरफ आ जाए प्लीज। अच्छा, तो टैक्सेबल गुड्स जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? जब भी टैक्सेबल गुड की बात होगी तो कौन सी गुड समझा जाएगा? समझा जाएगा कि जो भी एग्जेम्प्ट नहीं है, जो भी गुड एग्जेम्प्ट नहीं है वो क्या है? टैक्सेबल। अभी हमने एग्जेम्प्ट को देखना हो तो किस सेक्शन में जाके देखेंगे जी? सेक्शन 13 में जाके देखेंगे कि कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट है, और इसके अगर 13 में गुड्स का नाम तो नहीं लिखा होगा, नाम देखने के लिए हमें शेड्यूल में जाना पड़ेगा। तो शेड्यूल में जाएंगे तो किस शेड्यूल में जाऊं तो जाके देख लूं 6 में। तो यही चीजें उसने पूछनी है और कुछ नहीं पूछना। कि इस तरह अगर आपको याद है, आपको शेड्यूल का पता है, आपको एग्जाम गुड का पता है, आपको टैक्सेबल गुड की डेफिनेशन आती है, तो आप जो है वो आगे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे आ जाता है टैक्स की इनवाइस। इनवाइस क्या होती है? बिल जो सर जो बिल जो होता है, किसका बिल? टैक्स इनवाइस। डिटेल ऑफ परचेज एनी आइटम। हाँ, ये सेक्शन 23 हम पढ़ेंगे
टैक्स की इनवॉइस को कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 23। वो पूछ सकता है कि इनवॉइसेस जो होती हैं वो किस सेक्शन के अंडर इशू होती है सेल टैक्स एक्ट 1990 में। तो आपका आंसर होगा सेक्शन 23। अच्छा, ऑन है रिकॉर्डिंग? मैं देख रही हूँ और शायद पास तो नहीं होगी। अच्छा, तो इनवॉइस के अंदर क्या होता है यार? इनवॉइस के अंदर जो बेच रहा है उसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, STRN या NTN, दोनों में से कोई भी लिख ले तो चल जाता है, सही। फिर नेम क्या है उसका, डेट क्या है, फिर गुड्स की तमाम स्पेसिफिकेशन और बेच क्या रहा हूँ, सेल टैक्स की वैल्यू विदाउट सेल टैक्स क्या है और सेल टैक्स क्या है और टोटल वैल्यू क्या है, जिसको बेच रहा हूँ उसका नाम क्या है, नेम ऑफ बायर, और बायर का सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यही वो चीजें होती हैं जो सेक्शन 23 में जाके लिखी होती है इनवॉइस के ऊपर। तो इनवॉइस की डेफिनेशन फिर क्या होगी? इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिटेल्स प्रोवाइड करता है बायर का, सेलर का, और जो चीज बिक रही है उसका, और कितने में बिक रही है, उस अमाउंट का जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, और सेल टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, ये सारा कुछ शामिल होगा। तो क्या बन जाएगी आपकी सेल टैक्स इनवॉइस बन जाएगी, और सेक्शन जो डील करेगा वो सेक्शन 23 डील करेगा। और ये एक और भी बात होती है कि तमाम इनवॉइसेस सीरियल नंबर होंगी, एक सीरियल नंबर में होंगी। ये नहीं होगा जी कि एक इनवॉइस का नंबर आप एक रख दें, इनवॉइस नंबर 1, और दूसरे को इशू करते हुए लिखें इनवॉइस नंबर 10। नहीं, आपको सीरियल नंबर के साथ आना पड़ेगा। हाँ 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 बिल्कुल। आप बगैर प्रिंट के कैसे दोगे? हाँ नहीं, अगर आप कंप्यूटर आपके पास है, आपने देखो उसके ऊपर इनवॉइस बनाई हुई, जो भी आता है उसका नंबर नाम नोट करते हो, और जो पिछली इनवॉइस है उससे अगली इनवॉइस का नंबर डालते हो, सारी डिटेल डाल दो, सेंड कर उसको भेजते हो, तो वो कैसे आएगी? प्रिंट होके बाहर आएगी ना, उसको दोगे निकाल के। सही। सर ये सेलर किसका है? हम्म, ये सेलर बनाता है ना इनवॉइस, हाँ सेलर ही बना जो बेच रहा होता है। और बायर की इंफॉर्मेशन भी सेलर ने लिखनी है। हाँ, क्योंकि आप मेरे पास आए कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो मैं लिख दूंगा ठीक है ये चीज़ इतनी क्वांटिटी, इतने की एक, इतनी प्राइस और इतना सेल टैक्स, और दोनों को मिला के इतने पैसे, और मेरी जो है वो ऑलरेडी मैंने प्रिंट की होगी या फिर मैंने एक्सेल के अंदर फीड की होगी वो सारी की सारी, और वायर का हम इसी तरह डाल के प्रिंट निकाल देंगे। सर ये जो इसमें सेल्स टैक्स में जो टैक्स लिखा हुआ है वो उसकी लायबिलिटी किस पे होती है? बेटा ये तो भी पढ़ना है ना, अभी तो ये यही तो आज पढ़ाना है मैंने कि लायबिलिटी किसकी होती है, कौन सा सेक्शन डील कर रहे हैं, लायबिलिटी डिटरमिन कैसे होगी, लायबिलिटी पे कब होगी। तो हम आगे चलेंगे तो वो चीज़ें, हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं हम आगे आज पढ़ें तो जब एंड हो तो उसमें से 90% सेटल हो चुके हो, 10% रहते हो, तो जो 10% रहते होंगे उनको हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो आगे जी टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी? ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई की आसान डेफिनेशन क्या है? ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। कोई ऐसी सप्लाई भी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता? वेरी गुड। Taxable supply. What is the definition of taxable supply? Any supply on which we will impose a tax. That is taxable supply, except क्या? Exempt under section 13 are available in schedule 6। और इसमें एक बात, एक होता है जीरो रेटेड, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसकी डिटेल हम उसमें जाके जानेंगे। जीरो रेटेड क्या है? जीरो रेटेड है कि आप 100 की वैल्यू है सप्लाई की, 0% से मल्टीप्लाई करोगे तो टैक्स आ जाएगा 0 ही, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड करेंगे तो टोटल 100 ही देंगे।
ठीक है, क्या ये भी शामिल है टैक्सेबल सप्लाई में? क्वेश्चन ये होगा कि क्या जीरो रेटेड भी शामिल है टैक्सेबल सप्लाई में? जी बिल्कुल। रेट तो है ना, चाहे 17% है, चाहे 34% है या 0% है, तो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जीरो रेटेड शामिल है। जो अगर क्वेश्चन हो सकता है तो इस तरह करके आ जाएगा। अच्छा, टैक्स पीरियड का किसी को डाउट नहीं है? टैक्स पीरियड सर ये कौन सी होंगी जीरो रेटेड में? एक्सपोर्ट वाली ज़्यादातर होती हैं, जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती हैं, उन पे टैक्स जो है वो 0% लगा दिया जाता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। सप्लाई पे टैक्सेबल गुड्स का वर्ड हो सकता है जी टैक्सेबल सप्लाई ऐसे ही, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई जो है टैक्सेबल गुड्स पे भी सेम ही है ये वर्ड। इन सप्लाई यहाँ पे गुड ही कहा जा रहा होता है, इंटरचेंजेबल वर्ड यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सप्लाई मीन है कि आपने गुड डिलीवर कर दी, बेच दी। वो सपोज यहाँ सेलिंग नहीं यूज कर रहा, वो सप्लाई कह रहा है। सर्विसेज के बारे में सर्विसेज रेंडेड कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जीरो रेटेड के लिए होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहले जीरो रेटेड सेक्टर्स होते थे, उनका नाम ही ये था कि जीरो रेटेड सेक्टर। इसमें फैसलाबाद का एक था आई थिंक, और 4 सियालकोट के थे। इसलिए कि जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है, तो याद रखने के लिए हमारे उस्तादों ने कहा था कि फैसलाबाद का एक और सियालकोट के 4। सियालकोट में फिर क्या कुछ है? लेदर है, लेदर गुड्स बनती हैं, स्पोर्ट्स बनती है, और कारपेट बनता है, और एक और इंडस्ट्री है। और कौन सी है जी इंडस्ट्री? सर्जिकल। हाँ, तो ये वाली सारी की सारी जो है ये एक्सपोर्ट, अब इनका नाम रख दिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो ये जब ये अपना एक्सपोर्ट कर रही होती हैं तो उस वक्त ये सेल टैक्स चार्ज करती हैं, लेकिन किस रेट से करती हैं? 0%। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो चीज़ सस्ती हो, और दूसरा कि इंडिया से चीज़ आ रही है, वो डॉलर बन रहे हैं एक्सचेंज करके 1000, और हमारी अगर 950 में चली जाए तो जो फॉरनर है वो किसको परचेज करेगा? क्वालिटी भी एक हो तो इसलिए अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और अपने जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए ये काम किए जाते हैं, लेकिन मिसयूज ही होता है। वो लेते एक्सपोर्ट वाला फ़ायदा है और बेच पाकिस्तान में देते हैं। वो इस तरह के सिस्टम जो है ना वो खराब। अच्छा, टैक्स पीरियड। फिर टैक्स का पीरियड क्या आप समझेंगे कि जिस तरह इनकम टैक्स अगर लिखा होता तो वो तो सालाना होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स मीन सेल टैक्स, तो पीरियड यहाँ पे माहाना होता है। हर महीने, एक महीने के अंदर, ड्यूरिंग 1 मंथ, आपका जो ये है 1 मंथ का एक पीरियड होगा टैक्स पीरियड। सही, इसीलिए जब भी बात होती है तो यहाँ पे 12 मंथ कह रहा होता है। जी प्लीज साइन कर लो। अगर बैग ज्यादा है तो बैग्स बाहर रख लें उस टेबल्स के ऊपर। अच्छा चलो ठीक है, तो टैक्स पीरियड 1 महीना है, लेकिन यहाँ पे नोट कर लें कि एफबीआर को इख्तियार दिया गया है कि वो टैक्स पीरियड को छोटा या बड़ा कर सकता है। किसी महीने को वो 45 दिन का भी टैक्स पीरियड पे लेके जा सकता है, और कहीं पे वो 25 पे लेके आ सकता है। ये एफबीआर को परमिट किया गया है अंडर लॉ कि वो कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन नॉर्मली मैंने नहीं देखा अपनी 6-7 साल की प्रैक्टिस में कि इस तरह हुआ। और ये ज़रूर हो जाता है कि टैक्स आप 15 को ड्यू है या रिटर्न फाइल करनी 18 को ड्यू है, तो ये कह देते हैं कि ईद आ गई है तो आप इस तरह करें 25 तक कर लें फाइल। पीरियड उसी का, लेट्स सपोज कि महीना है, पिछला कौन सा गुजरा महीना? अगस्त था। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमने अपने सेल परचेज का हिसाब देना है। हिसाब कहाँ देंगे? सेल टैक्स रिटर्न फाइल करके। आमतौर पे रिटर्न पैसे जमा करवाने की डेट होती है, जो टैक्स हमने इकट्ठा किया हुआ 15th होती है, कि इससे पहले पहले आपने जो भी टैक्स इकट्ठा किया हुआ है वो एफबीआर के अकाउंट में डलवा दें, और 18 तक आप रिटर्न फाइल कर लें। इस महीने में पता चला जी कि 13 को ईद आ गई, 13 से लेकर 17 तक तो वैसे ही काम खत्म हो गया,
तो फिर वो कहते हैं यार 18 को ना करें, आप इस तरह करें 25 तक कर लें। तो ये तो प्रैक्टिस नॉर्मली चल रही होती है, ठीक है। लेकिन इसको इसको 1 से लेकर 31 की बजाय 1 से लेकर आप 1/8/2021 की बजाय आप करें कि पीरियड जो है ये 10/9 की रिटर्न जमा करवा लें, ठीक है। तो ये नॉर्मली एफबीआर नहीं कर रहा होता। लेकिन अब एक और बात मेरे जहन में आ गई है कि अगर एक स्पेसिफाइड राव साहब को कह दिया जाए कि आपने इस पीरियड की रिटर्न जमा करवाओ, तो एफबीआर ले सकता है इनसे। एक कंसर्न बंदे को कॉल करके उसको नोटिस भेज के उनसे कह जी आप इतने पीरियड की स्पेशल रिटर्न जमा करवाओ, तो उससे ली जा सकती है। तो इसलिए एफबीआर को एक पावर दी गई कि वो टाइम को बढ़ा सकता है और छोटा भी कर सकता है। तो टैक्स पीरियड का पता चल गया। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि आपने भी 15 तक जमा करवानी होती है। एक्चुअली जो सेल टैक्स में आपके पास है वो यही है कि 15 तक, कि पिछले महीने का जो रिटर्न है वो आपने अगले महीने के 15 तक जमा करवाना है। लेकिन ये 15 के साथ नीचे उन्होंने एक नोटिस नीचे यही जब ये बता रहे थे साथ कहा था कि एफबीआर के पास पार है कि वो इसको अपनी मर्जी के साथ एक्सटेंड कर रहे। तो एफबीआर ने जो अब तक रूल्स के मुताबिक चला रहा है वो 18 तक है, लेकिन एक्ट में कहाँ तक लिखा हुआ है 15, कि पैसे भी 15 तक जमा करवाओ और रिटर्न भी 15 तक फाइल करो। अच्छा टैक्स पीरियड भी हो गया जी। अब ये ना नोट कर लें, ये जो हम डेफिनेशन करने लगे हैं ये अमंगस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सेल टैक्स है। अमंगस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सेल टैक्स। टीयर 1 रिटेलर, टीयर 1 रिटेलर, टीयर 1 इससे तो आपको कोई समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा है, लेकिन इससे आपको जरूर समझ आ रही होगी कि रिटेलर कौन है। रिटेलर वही होता है कि जो गुड्स को बेच रहा होता है ऐसे बंदे को जिसने कंज्यूम करनी होती है। खरीदने वाला कंज्यूम कर रहा होता है और जो बेचने वाला है, जो कंज्यूम करने वाले को बेचता है, उसको रिटेलर कहा जाता है। तो रिटेलर का तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं। टीयर 1 रिटेलर क्या है? तो ये एफबीआर ने एक नई टर्मिनोलॉजी सोची कि हमने रिटेलर्स को आपस में तकसीम करना है, डिवाइड करना है, और इससे हमने कोई खास किस्म का काम लेना है, ठीक। तो खास किस्म का काम लेने के लिए उन्होंने कहा कि इसको फिर क्या रखे नाम उसका, तो उन्होंने रख दिया टीयर 1 रिटेलर। इसी तरह होता है, लोग जब नया काम करते हैं तो कोई भी नई चीज होती है तो उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये वही है, ये टीयर 1 रिटेलर का नाम रखा गया ताकि बाकी रिटेलर से इसको अलग कर दिया जाए और इस पे कुछ जिम्मेदारियां लगाई जाए। तो जिम्मेदारियां लगाने के लिए कि अभी बाकी तमाम रिटेलर्स को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको जरूरत है। वो कह सकते हैं कि किस वाले रिटेलर को जरूरत है, वो कह दे रिटेलर ऑफ सोप इंडस्ट्री, रिटेलर ऑफ दिस इंडस्ट्री, टीयर 1 रिटेलर, नॉन ऑफ द अबव। तो आप क्या कहोगे, किस वाले रिटेलर को जरूरत है सेल टैक्स में रजिस्टर होने के लिए? इस वाले को जरूरत है, ठीक है। अब ये है क्या, ये कौन सा रिटेलर है जिसको टीयर 1 रिटेलर कहा गया? तो 6-7 तरह की इकसाम है। अगर कोई भी रिटेलर उसमें फॉल कर देगा ना तो कह दिया जाएगा कि ये कौन सा है, दिस इज टीयर 1 रिटेलर। तो पहला ऐसा रिटेलर जो कि चेन ऑफ स्टोर चला रहा हो, क्या कर रहा हो, चेन ऑफ स्टोर। अभी मुझे बताओ कि चेन ऑफ स्टोर में लाहौर कौन कौन से आ जाते हैं? अल-फतेह। अल-फतेह देखो जी कि वो कहे कि मैं रिटेलर हूँ, इस वजह से मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता। इस तरह को लोगों को, इस तरह के पर्सन को मजबूर करने के लिए कानून में एक रिटेलर इंट्रोड्यूस करवाया गया, टीयर 1 रिटेलर। अल-फतेह जी लाहौर में, आई डोंट नो बाकी शहरों में है या नहीं है, लेकिन लाहौर में अल-फतेह बहुत ज्यादा है। तो ये टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में है। इस पे बाउंड है कि ही विल गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल टैक्स फ्रॉम द इनकम टैक्स, सेल टैक्स अथॉरिटी, इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी बेसिकली। अच्छा ये चेन ऑफ स्टोर में एक और बारीकी याद करने वाली है कि वो आपसे गलती ना करवा दे।
ये है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के चेन ऑफ स्टोर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। दोनों तरह के चेन ऑफ स्टोर जो है ना, ये दोनों तरह के चेन ऑफ स्टोर्स के लिए है। वो सिर्फ आपको कह सकता है, क्वेश्चन में अगर उसने आपसे गलती करवानी है वो क्या करेगा, वो कहेगा Tier 1 retailer is only national chain of stores like Al Fateh। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, उसने कहा यार ये देखो आप गलती कर रहे हो, ओनली नेशनल चेन ऑफ स्टोर्स नहीं है बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर दोनों तरह के जो स्टोर होंगे वो टियर 1 रिटेलर होंगे। तो आप फिर उसे करेक्ट कर जाओगे, जिस तरह भी उसने गलती करवाने की कोशिश की होगी आप ठीक कर जाएंगे। अगर नेशनल होंगे तो वो आम रिटेलर होंगे। नहीं, नेशनल भी होंगे लेकिन ओनली नहीं है, उसमें दूसरे भी हैं, वो अकेला तो नहीं है, बाकी भी अगर होगा तो वो भी तो आएगा ना। नेशनल ओब्लिग इंटरनेशनल कर दे स्लैश इंटरनेशनल तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन वो अगर कहे कि हमें सिर्फ पता ही नहीं है, कि हमें सिर्फ पता है कि जो नेशनल चेन ऑफ स्टोर होगा तो हम उसको इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर की जी एग्जांपल दें मुझे अभी। जिसका सर पुराना नाम पहले हाइपर स्टार था, कारफोर कर दिया है। हाँ, हाइपर स्टार हो गया, ये ग्लोरिया जीन्स कैफे तरह के जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। डिवाइस हो गया। हाँ, तो जो ऐसा हर वो बिजनेस जो कि कंज्यूमर को चीज़ें बेच रहा है वो रिटेलर बन जाता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर बन जाए कि खुद बना भी रहा है, जिससे खादी वगैरह हैं खुद बना भी रहे हैं और आउटलेट भी बना दी, आउटफिटर्स हैं खुद बना भी रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर कम रिटेलर हो गए। लेकिन रिटेलर उन तो मैन्युफैक्चर होने की वजह, हर मैन्युफैक्चरर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना फर्ज है, हर इंपोर्टर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना फर्ज है, हर एक्सपोर्टर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना फर्ज है। आप मुझे बताएं किस मैन्युफैक्चरर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, बताएं, थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें। एग्जैक्टली सिवाय एक मैन्युफैक्चरर के जो कि कॉटेज इंडस्ट्री होगा, इसके अलावा हर मैन्युफैक्चरर को जरूरी है। हर उस वक्त तक आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। हर होल सेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। माफी है मैन्युफैक्चरर और साथ में कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो। रिटेलर्स सबको माफी है, लेकिन अगर टियर 1 रिटेलर बन गए तो रजिस्ट्रेशन फर्ज हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन 14 में जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 ऑफ सेल टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये हमने एक इसका पोर्शन कर लिया। तो क्या जी सिर्फ यही है टियर 1 रिटेलर में और कोई नहीं है? कहता है कि हमारे यहाँ एयर कंडीशन मॉल्स हैं, एयर कंडीशन मॉल है या नहीं है जी? कराची में कोई जो एयर कंडीशन मॉल है उसकी एग्जांपल दें जी। कराची में एयर कंडीशन मॉल जो है उसकी एग्जांपल दें। नहीं आ रहा चैट बॉक्स में? हाँ, कराची से बड़े स्टूडेंट हैं हमारे, पिशावर, कराची, इस तरह। तो अच्छा, ये छोटी वाली क्लास है, दूसरे वाली बड़ी क्लास में तो बहुत ज्यादा है, इसमें मुझे नहीं पता था है या नहीं है। सुपर मार्केट है, अगर सुपर मार्केट के अंदर एक शॉप लेके एक रिटेलर बैठा हुआ है, सही, वो ये भी नहीं है, वो चेन ऑफ स्टोर भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो एयर कंडीशन मॉल है उसके अंदर बैठने की वजह से वो टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में चला गया। उसको फर्ज हो गया कि वो सेल टैक्स की क्या करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए सिर्फ। अच्छा, लेकिन मॉल के अंदर जो बाहर वो कायोस्क लगा के बैठे होते हैं, हट सा बाहर एक काउंटर सा लगाया होता है, उस क्या वो भी फिर आ जाएंगे इसके अंदर? उनको माफ कर देना, वो नहीं होंगे, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि वो मॉल के अंदर तो वो भी बना के, जो चाहे वो छोटी सी बाहर एक कॉफ़ी की एक मशीन लगा के सामने उसने अपना स्टूल लगाया हुआ, वो बैठ गया है, तो क्या आप उसको सेल टैक्स में रजिस्टर कर लोगे? या वो पॉपकॉर्न वगैरह वाला एक बाहर ही बैठ जाता है उस मॉल के अंदर ही,
और एक शॉप के अंदर सामने थोड़ी सी जगह ले लेते हैं शॉप वाले से कि यार यहाँ सामने मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो हाँ स्टॉल लगा लिया, उसमें कायोस्क का वर्ड यूज करेगा ये सेल टैक्स एक्ट में। तो वो तो आपने फिर वो कुछ पूछेगा कि हर वो बंदा जो कि काम कर रहा है सेंट्रल एयर कंडीशन मॉल के अंदर, जिसकी शॉप है, जिसकी ये है या कायोस्क है, इनमें से कौन से पे आप कहोगे कि सेल टैक्स रजिस्टर होना लाजमी नहीं है, तो आप फिर क्या कहोगे? ये आप कहोगे, क्योंकि आपको फिर ये वर्ड्स जो हैं ये भी याद करने पड़ेंगे ना, आपने टिक तो करना है ना उनमें से। तो इस पे जरूरी नहीं है जो कि एयर कंडीशन माल वाला है, बाकी जितने भी हैं जो कि एयर कंडीशन माल के अंदर रिटेलर के तौर पे काम कर रहे हैं, उन सब पे फर्ज हो जाएगा कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड। ये टीयर 1 की डेफिनेशन बता रहा है, लेकिन मैं आपको इसलिए आगे बताता जा रहा हूँ कि टीयर 1 का अलहदा करने का मकसद क्या है दूसरे रिटेलर्स से। मकसद ये है कि उनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाए, और जब सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सेल टैक्स इकट्ठा करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट ये चाह रही है। ठीक, आगे बिजली का बिल। जो रिटेलर होते हैं उन्होंने बिजली के कनेक्शन लगवाए होते हैं अपने शॉप वगैरह पे, जी बिल्कुल लगवाए होते हैं। शायद ही कोई हो जो गाँव में जिनके पास दरख्त ज़्यादा हो, वो अपनी दुकान बनाए और दरख्त के नीचे बैठ जाया करें, पंखा वगैरह ना लगाएं, बिजली ना लगवाएं। ठीक, अदरवाइज हर जगह पे अब ये चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन का देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा है और बिल आ रहा है, हम और बिल जो है पिछले 12 महीनों का। अभी हम अगस्त की रिटर्न फाइल करने लगे थे ना, तो अगस्त से पिछले 12 महीने उनका बिल कैलकुलेट किया जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर सर नहीं, कोई भी 12 महीने, और 12 महीनों के दौरान बिल जो है वो सेल टैक्स में ना एक टैक्स पीरियड होता है, वो 1 महीने का है। इस टैक्स पीरियड में आप जो देखना चाह रहे हैं, लाइक अगस्त में आप देखते हैं कि मैं अगस्त से पिछले 12 महीनों का मैं कैलकुलेट करूं और सम करूं तो वो 12 लाख से बढ़ गया है। तो आप टीयर 1 की रिटेलर की डेफिनेशन में आ चुके हैं। आप पे जब अगस्त में फर्ज हो गया कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर रहे तो आप टैक्स फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बिजली का बिल ये 12 याद रखना कि 12 महीने 12 लाख, 12 महीने 12 लाख, पिछले 12 महीनों का 12 लाख से बढ़ गया, 12 लाख पूरा नहीं, 12 लाख से बढ़ गया। अगर एक्सीड कर गया 12 लाख से तो फिर क्या हो जाएगा आपके लिए? आप इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे और इसको क्या करना है, इसको सेल टैक्स में रजिस्टर। अच्छा, वो कहता है जी कि होलसेलर, अच्छा आपको टाइम देंगे हम ना एंड पे। होलसेलर कम रिटेलर की होता है कोई? होलसेलर कम रिटेलर वो होता है कि जो कि होलसेलर खुला बेच रहा होता है, कि बल्क में माल बेच रहा होता है, गांठे बढ़ के माल, डब्बे पूरे के पूरे बेच रहा होता है। एक होता है कि जो कार्टन बेच रहा होता है बिस्किट के, और एक होता है कि उस कार्टन के अंदर डिब्बे होते हैं, डिब्बों के अंदर टिकी पैक्स होते हैं और टिकी पैक्स बेच रहा होता है। ठीक, तो जो टिकी पैक्स बेच रहा होता है वो क्या है? वो रिटेलर है। और जो पूरे के पूरे डिब्बे पूरी गाड़ी पे डालता है, इतने डिब्बे बेच दो जी फिलहाल, होलसेलर। और क्या ऐसा भी हो सकता है जो दोनों काम कर रहा हो, कि पूरी गाड़ियां भी बेच रहा हो और साथ में जिसने खाना है लेके उसको भी बेच रहा हो? कंज्यूमर को जो बेचेगा वो कौन होगा? रिटेलर होगा। तो क्या ऐसा कोई हो सकता है? हो सकता है। तो जो होलसेलर कम रिटेलर होगा और जनरल पब्लिक को भी बेच रहा होगा और बल्क में इंपोर्ट भी कर रहा होगा, तो टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में आ जाएगा। होलसेलर कम रिटेलर, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत पुराना नहीं है, वैसे कुछ प्रीवियस ईयर से आया है कि इन्होंने सोचा कि यार जो फैक्ट्री वाले थे वो बनाई जा रहे थे और बना के शाला मार्केट दे देते थे,
फैक्ट्रियों वालों को कम बेनिफिट होता था, शालम वाले ज़्यादा कमा जाते थे। जो दरमियान में था, एक तरफ खरीदार है, एक तरफ बना रहा है, दरमियान में ट्रेडर आ गया, ट्रेडर को देते थे, ट्रेडर उनसे खरीदता था, आगे बेचता था। फॉर एग्जांपल इनसे खरीद लिया 3000 का बनाने वाले से, आगे बेच दिया 15000 का। तो फिर इसने क्या सोचा, इसने कहा कि यार ये तो काम ठीक नहीं है, मैं इस तरह करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहुँचता हूँ इस्तेमाल करने वाले के पास भी और इसके थ्रू भी चला जाता हूँ, दोनों तरीकों से चला जाता हूँ। तो मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर बन गए, दरमियान में होलसेलर थे, वो होलसेलर दरमियान में रिटेलर को देता था, होलसेलर रिटेलर को देता था, तो रिटेलर दरमियान में ज़्यादा रख जाता था। होलसेलर ने कहा कि यार मैं इस तरह करता हूँ कि इसको भी बेचूंगा और खुद भी बेचूंगा। ऐसे ही अब चल रहा है ना, हर एक ने अपना काम ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स में भी और होलसेलर जो बड़े बड़े हैं। अच्छा जी, फिर एक हो जाता है अच्छा यार, उसने फिर ना एरिया के हिसाब से भी कहा, अगर आपकी दुकान है और दुकान, ये लिख लें, उसने इसी तरह खेलना है, आपकी दुकान है और उसका एरिया जिसके अंदर बैठे हुए थे, उसकी प्रेमिसेस है, जो आपकी शॉप का एरिया है, अगर वो 1000 फीट जो क्रॉस कर गया, 1000 फीट और अगर आप यही शॉप आपकी फर्नीचर की है तो फिर 2000 फीट। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे टियर 1 रिटेलर। अगर आप देखो, उस घेरने की कोशिश कर रहा है कि बिजली के बिल से देख रहा है, वो आपके एरिया से देख रहा है, वो आपके मॉल से देख रहा है आपको, वो आपको चेन से, इंटरनेशनल या नेशनल चेन से देख रहा है, किसी ना किसी तरीके से कह रहा है कि मैं पकड़ के इसको शामिल कर लूँ टियर 1 रिटेलर में और उसे सेल टैक्स रजिस्टर्ड करवा लूँ। ये कोशिश हो रही है। ये आप जब आप कल माफ़ी यही है कि कल आप जब आएंगे ना इंस्पेक्टर बन के, तो आपको उससे भी मुख्तलिफ तरह के कहा जाएगा कि आप भी कमेंट्स करें, आप भी आइडियाज़ दें। तो इस तरह के ये जो बुरे बुरे आइडियाज़ हैं तो उधर बैठे उन्हीं को आते हैं कि यार किस तरह रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, कि लाइक अभी कह रही कि 5.8 ट्रिलियन 5800 बिलियन रुपीस इकट्ठे करके देने हैं, तो कहाँ से इकट्ठे होने हैं, बेचारी आवाम से इकट्ठे होने हैं। हालांकि करना तो ये चाहिए, इनकम टैक्स को बेहतर करें ताकि जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे। लेकिन उसकी तरफ हम लोग मेहनत करने के लिए तो आदी नहीं है, कोई भी नहीं करना चाहता और ना स्ट्रगल करना चाहता है और ना अपना नाम खराब करना चाहता है। तो इस वजह से वो ये आसान तरीका है कि सेल टैक्स लो, जो खरीदने जाएगा खरीद, उसकी प्राइस के अंदर ही टैक्स दिए जाएगा और इकट्ठा किए जाओ आराम सुकून से। ये आसान तरीका है ना, कि जिस आप कोई चीज़ खाने वाली लेने जा रहे हैं, बेवरेजेस लेने जा रहे हैं, टैक्स लगा दो, बेकरी की आइटम लेने जा रहे हैं, टैक्स लगा दो, टैक्स आप दे रहे हो वो गवर्नमेंट के पास है जा रहा है। हालांकि अगर इनकम के पीछे दौड़े, जो कमा रहा है उससे टैक्स लो, तो इंसाफ तो ये है कि जिसकी जितनी ज़्यादा कमाई है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लो, लेकिन वो नहीं देना चाहते। वो नहीं देना चाहते, इसलिए फिर कौन देता है, आम गरीब आवाम देती है, उस पर बर्डन आता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, इनको कम से कम किया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस, हाँ इसमें फ्रॉड भी ज़्यादा है। हम तो टैक्स सेल टैक्स पे कर देते हैं, हाँ, तो वो आगे पे नहीं करते। तो वो कौन होता है, अभी देखो नेस्ले मेरा तो नहीं है, बड़े बड़े बैकर्स मेरे तो नहीं है, ये बड़ी बड़ी टैक्सेस मेरी तो नहीं है या आपकी नहीं है, वो किसकी है, जिसका इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है वो भी खा जाता है, वो ये भी खा जाता है। और फिर वो होता है, आप जब जाओगे ना, आप देखोगे, राव साहब आपको ले लेते हैं एग्जाम्पल कि राव साहब कारोबार कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हर दफा कहते हैं जी कि मेरा बिजनेस खसारे में है, और ये लिटरली तमाम हम सब कि बिजनेस खसारे में है। अगर बिजनेस का मालिक जो है उसका बिजनेस खसारे में हो, तो बिजनेस का मालिक को
रिसोर्सेज कम होने चाहिए या उसके रिसोर्सेज बढ़ते जाने चाहिए? सीधी सी बात है कि अगर आपका कारोबार है जो एक ही, आप कहते हैं मेरा कारोबार इसके अलावा और कुछ नहीं है। कारोबार जब टैक्स देने की बारी आती है कहते हैं कारोबार ने कुछ नहीं कमाया। कारोबार इस तरह के वो निशान होते हैं, इसके अंदर अमाउंट लिखी जाती है, नुकसान में चला गया। अच्छा जी, वो तो नुकसान में चला गया, आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? कि मेरे डीएचए में 3 प्लाट पड़ गया इस साल, मैंने एक और फैक्ट्री का यूनिट लगा दिया। तो भाई तो घर तो फैक्ट्री नुकसान में जा रही है, तुम बेच के खत्म करो इसे, यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और रन के टाइम कुछ भी नहीं है, यही चल रहा होता है। इसीलिए एफबीआर ऑडिट करता है, ऑडिट में एक इंस्पेक्टर के पास 100 केस होते हैं, और उधर उसने ये जो कारोबार वाला है इसने 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठा लेता है, सिर्फ एक का ही काम देख रहे हैं। इधर एक इंस्पेक्टर का मुकाबला हो रहा होता है कि फिर 4-5 एक के, और उस तरह के उसके पास 100 बंदे होते हैं, तो 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक इंस्पेक्टर से मुकाबला हो रहा होता है, और उनके पास टाइम ही टाइम है, इसके पास सिर्फ वही 8-9 घंटे हैं। तो फिर क्या होगा? तो यही है ना कि सर उनको जो पैसे दे रहे हैं वो सेल्स टैक्स में पैसे दे रहे हैं और गवर्नमेंट के खजाने में भी है वो पैसे। हाँ नहीं लेकिन आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको इतने दे रहे हैं, उसको इतने दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं, और से ज्यादा मेरे ख्याल से अमाउंट हो जाती है। नहीं, वो तो इतना सा दे रहे हैं, अगर आप उसको भी कुछ बहुत नहीं दे रहे, उसको मंथली बड़ा दे रहे होंगे, 5 लाख दे रहे होंगे, 6 लाख दे, लेकिन जो बचा रहे होंगे वो करोड़ों में होगा। अगर उन्होंने कारोबार करने वाला बंदा इतना तो क्या कहते हैं, नेव तो नहीं है, सादा तो नहीं है कि मैं 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहा हूँ और 5 को बचा के दे रहा है, तो फिर वो उसे कहेंगे जा भाई तू घर, मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। वो बचा के दे रहा है 10 करोड़, फिर उसे क्या मिल रहा है? 5 लाख। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। तो इसीलिए फिर ये सेल टैक्स बढ़ता जाएगा। टीयर कल आप जाएंगे, आप कहेंगे मैडम ये भी डेफिनेशन में ऐड करवाएं, ये भी ऐड करवाएं, ताकि और पकड़े, तो वो उनकी भी क्या करें, उनकी भी नौकरी और आपकी भी नौकरी हो। अच्छा जी, अच्छा ये हमने इस 1000 और 2000 शॉप का एरिया हो गया। अच्छा ये बात नोट करो, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो बनी हुई है आजकल, जिसमें लोग ऑनलाइन सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस से चाहे आपके पास जो आप ये डस्टर बेच रहे हैं आपका नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन आप दरमियान में खड़े हो गए, ठीक है, तो जो भी बंदा ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा होगा, उस पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा होगा, चाहे वो जो चीज़ बेच रहा है उसकी अपनी है या नहीं है, वो भी टियर 1 रिटेलर में आ जाएगा और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। और फिर एफबीआर हमेशा करता है ऐसे कि नीचे एंड पे एक छोड़ देता है खुला हाथ अपने लिए कि एफबीआर जिसको भी चाहे नोटिस दे के उसको शामिल कर। लो जी, ये था टियर 1 रिटेलर। टियर 1 रिटेलर में हमने चेन ऑफ स्टोर को कर लिया, एयर कंडीशन मॉल कर लिया, बिल का कर लिया, होलसेलर कम रिटेलर को पढ़ लिया, शॉप का एरिया कर लिया और ऑनलाइन मार्केट प्लेस को कर लिया। तो 6 तरह के टियर 1 रिटेलर हो गए। सातवां किसी को भी एफबीआर कहे कि ये कैटेगरी है, इसको टियर 1 रिटेलर में डाल दो, तो वो डल जाएगी। अगली डेफिनेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने इसी अटेंशन के साथ सुननी है, और वो है टाइम ऑफ सप्लाई। कब समझा जाएगा कि सप्लाई हो गई है? जी, कब समझा जाएगा कि सप्लाई हो गई है? ये सुने जी क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, यार इसका कवर किधर है? चलो बहुत चल रही है बात नहीं। अच्छा चलो दोबारा कर लेंगे। कोई स्टूडेंट ना हो इसलिए मैंने कहा था कि यार आप ना वो इनबॉक्स चैट वगैरह भी चेक करते हैं, उधर तो नहीं शुरुआत नहीं सर, उधर ओके है ना? बस सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेचारे एक आध होता है जो कि ऐसे एरिया में बैठा होता है जहाँ सिग्नल्स का इशू होता है या उसका भी नेट का इशू हो सकता है। अभी हम लोग लाहौर के सेंट्रली जगह पे बैठे हैं,
हमारी सुबह की क्लास में साथ गली में स्टूडेंट है, वो नहीं आता, कहता सर घर में बिस्तर पे बैठ के या अपने बेड में, उधर मैं देख रहा होता, शायद आप थे या नहीं थे, जिस दिन थोड़ा सा वॉइस का मसला पड़ा था, म्यूट हो गया था हमसे यहाँ से, वो भाग के इधर से आ गया बताने के लिए सर आप म्यूट हो गए। हमने म्यूट खत्म करें क्योंकि यार सर मैं घर में बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे, मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन जो बंदा बलूचिस्तान में पहाड़ों में बैठा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में जो पहाड़ों में सिग्नल भी कहीं फिर आगे पीछे से होके जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अभी तो नहीं, लेकिन एंड पे देखेंगे, कुछ करेंगे इंशाल्लाह, मदद करेंगे सबकी। लेकिन अभी नहीं, हम किसी से कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि हम कोई स्टूडेंट ही नहीं ले रहे जो रिकॉर्डेड लेक्चर कहता है, एक सिंगल स्टूडेंट को भी और साथ बताते हैं पहले कि ये कंफ्यूजन में नहीं आ जाना आप। टाइम ऑफ सप्लाई, अच्छा यार टाइम ऑफ सप्लाई, एक तो उन्होंने कहा कि टाइम ऑफ सप्लाई कहा जाएगा जब आपने गुड को डिलीवर कर दिया, ये तो पक्की बात है, जब आप किसी को डिलीवर कर देते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज मैं एक फर्नीचर बनाने वाले के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बेड बना के दे दे, वो कहता है सर बना देता हूँ, बना के वो मुझे कॉल करता है जी आपका बेड तैयार हो गया, मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, क्या डिलीवरी हो गई है या नहीं हुई? लिख लो हो गई है, मेड अवेलेबल, उसने मुझे मेड अवेलेबल कर दिया है, सप्लाई इज रेडी, बट मैं नहीं जा पा रहा, तो ये डिलीवरी होगी। यही कानून कहते हैं कि जो ये डेफिनेशन है क्लास 44 के अंदर सब क्लास ए है, उसमें लिखा है गुड्स आर डिलीवर्ड आर मेड अवेलेबल, दोनों में से एक काम हो गया तो सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। फिर वो कहता है अब हम हायर परचेज, सीएसडी से लोग अक्सर कर रहे होते हैं, सीएसडी को पता है ना, कंटोनमेंट जो हमारे आर्मड पर्सन है या दूसरों को भी शायद फैसिलिटी दी हुई है उन्होंने, हायर परचेज होती है वहाँ पे, गाड़ी ले लें, मोटरसाइकिल ले लें हायर परचेज के ऊपर, तो हायर परचेज के ऊपर कब समझा जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएंगे, जिस टाइम पे साइन हुए वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट हुआ हायर परचेज का, जिस वक्त आपने साइन कर दिए वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सर्विसेज की बात करते हैं कि सर्विसेज के बारे में कब समझा जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विसेज तो होते हैं, सर्विसेज रेंडर करनी होती हैं, अकाउंटेंट की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज, जब सर्विसेज दे दी गई तो उस वक्त समझा जाएगा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो टाइम ऑफ सप्लाई ये मेड अवेलेबल से कंफ्यूज करके वो कहेगा टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल, ए एंड बी आर करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव करेक्ट। अब वो आपसे एक टिक लगवाएगा, तो जिसको पता होगा कि मेड अवेलेबल और डिलीवरी दोनों एक ही चीज है, तो वो उस पर लगा देगा, वो बोथ पे लगाएगा और एक नंबर सिक्योर कर लेगा। अच्छा जी, अब आ जाओ सबसे बड़ी डेफिनेशन, सबसे बड़ी डेफिनेशन सेल टैक्स, ये सारी इकट्ठी आ गई थी अच्छी अच्छी वाली डेफिनेशन। वैल्यू ऑफ सप्लाई, यार ये कोई देख सकता है कि किधर गया है? गिरा यहीं कहीं पे है। देखना कौन है, दिखा दे चेयर भी देख लो, चेयर के हाँ कर चेयर के ऊपर हाँ हाँ बढ़िया जी। गुरु साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर हो गया एडमिट जी, थैंक यू जी। ये देखते रहे भैया एडमिट करने वाले, हाँ चलो थैंक यू वेरी मच। यार वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसके साथ जीएसटी का रेट जो उसने मल्टीप्लाई होना, तो मल्टीप्लाई होने वाले रेट का तो आपको पता चल जाए, और जिसके साथ मल्टीप्लाई होना उसका पता ना हो तो आप कैसे सेल टैक्स कैलकुलेट करोगे? हो सकता है जी मैं कहता हूँ जी 1000 मल्टीप्लाई बाय 17%,
जवाब आ गया कि इतना टैक्स आप जमा करवा दो, इतना जमा करवा दो, ठीक है। तो अगर मुझे यही ना पता हो तो क्या टैक्स कैलकुलेट होगा? इसको मालूम करने के लिए हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे और जिस तरह से सप्लाईज होती हैं वो देखेंगे कि अगर इस तरह से हुई तो वैल्यू क्या होगी, अगर इस तरह से हुई तो वैल्यू क्या होगी, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ना इंक थोड़ी सी डाल, ये डेफिनेशंस का समझाना बहुत जरूरी था। डेफिनेशन का समझाना बहुत ज़रूरी था। आगे हमने जल्दी से निकल जाना है सेक्शंस के अंदर से। अगर आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच अल्फ़ाबेट्स आ जाए ना तो फिर वर्ड्स बनाने आसान होते हैं। तो अभी हम सेल टैक्स एक्ट की एबीसी पढ़ रहे हैं कि टैक्स जब कहा जाएगा क्या कहा जाएगा, टैक्स पीरियड होगा तो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई का वर्ड यूज़ होगा तो क्या होगा, टीयर 1 रिटेलर का नाम आएगा तो क्या होगा। सही, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो आगे हम थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, जल्दी लेकिन समझ के निकलेंगे। अच्छा यार, वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो कहता है इसका मीन है अगर क्या हमेशा जब आप कोई चीज सेल करते हैं तो आपको हमेशा पैसे मिलते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट मिल जाए और कुछ मिल जाए वादा मिल जाए, या कुछ मिल जाए जनाब इन काइंड मिल जाए। इन काइंड में क्या है कि पैसों के अलावा जो भी चीज़ आपको अल्टरनेट के तौर पे दी जाती है वो इन काइंड हो जाती है। लाइक आपने गुड सेल की, उसने कहा यार ठीक है इतने पैसे ले लो और साथ में ये गाड़ी खड़ी है ये ले लो, ये इन काइंड आ गया। उसने 50 लाख की आपसे गुड्स ली, साथ में कहा यार 50 लाख की गुड्स हैं, 35 लाख तो ये और साथ में ये 5 मरले का प्लाट है 15 लाख का, ये ले लो। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लिखे? वो 15 लाख के प्लाट की वैल्यू लिख दें कि 50 लाख की आपने फॉर एग्जांपल सेल की, ठीक है, सेल की आपने, उससे पैसे लेने गए, उसने कहा जी कि 35 ये सही और प्लाट की वैल्यू है ये ले लो और ये सेटल कर दो, सही। तो उस वक्त वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? क्योंकि बेच के मिल रहा है आपको ये, तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी? जी नहीं, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगी। उस वक्त जब ये सेल हुई उस वक्त ओपन मार्केट में जो वैल्यू थी उस गुड्स की वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। मैं रिपीट करता हूँ, आपने गुड्स बेची, खरीदार ने सारे के सारे पैसे नहीं दिए या बिल्कुल पैसे नहीं दिए, आपको इन काइंड कुछ दे दिया। इन काइंड जो दिया उसकी वैल्यू 14 लाख है, ठीक है। तो इसका मतलब 35 उसने आपको कैश दिया, 14 लाख उसने आपको ये दिया, तो आज का आपने आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना। कानून कहता है ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आपने दिया उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इस केस में हम सपोज कर लेते हैं ओपन मार्केट वैल्यू 50 लाख है, हमें मिल क्या रहा है 49 लाख। तो हम जब सेल टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर करेंगे ना कि इसके ऊपर करेंगे। मिल तो ये रहा है लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू ये है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? ओपन मार्केट वैल्यू की तरफ। तो क्वेश्चन इसी तरह बनेगा कि जब इन काइंड मिल रहा होता है सेलर को सप्लाईज करने पे, तो वो कौन सी वैल्यू देगा? एक्चुअल जो उसे मिला, ओपन मार्केट प्राइस, दोनों में से कोई आप ठीक है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आप क्या कहोगे? ओपन मार्केट प्राइस। सर लेकिन अगर ज्यादा हो ये वाली वैल्यू काइंड की, हाँ, काइंड की वैल्यू ज्यादा हो जाए अगर फिर भी 51 लाख ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू। क्योंकि ये देखो इन काइंड मिला ना, इन काइंड आपको मिल गया लेकिन अभी आपने उसका आगे सेल आउट नहीं किया, कुछ नहीं कहा, तो बात कानून ने यहाँ तक रख ली अपने पास कि जो भी होगी ओपन मार्केट होगी। साइलेंट है इसके बारे में, खामोश है। तो खामोश है तो लोग फायदा क्या उठाएंगे?
जो ओपन मार्केट होगी उस पर कर लेंगे, ज़्यादा होगी तो उस पर कौन देगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो गया, एसोसिएटेड पर्सन। एसोसिएटेड पर्सन की तो पता नहीं सबको, पता है एसोसिएटेड पर्सन का, कहाँ से पढ़ा है आपने? वो आपके तो 2 लेक्चर्स कर रहे थे, वो वहाँ से सुने थे? सारी सुनिए। अच्छा, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ही आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? जल्द और आप? मैं भी सर ये रेंजर्स हेडक्वार्टर में वहाँ से। अच्छा, यहाँ से एक जज साहब के बेटे ने आना था TOR1 से, वो कॉल आई थी उनकी कि जी आएगा वो खुद जज साहब हैं, 2 सिस्टर CSS हैं। तो मैंने कहा यार तुम क्या करने आ रहे हो? तुम यार नहीं सर मैंने इंस्पेक्टर बनना है। आ जाओ भैया आप भी आ जाओ। तो इसलिए मैंने कहा शायद इधर से उठ के आया हो, इधर साथ GOR1 में रहते। मैंने ठीक है आ जाओ जी। अच्छा, तो वो नवाब कभी सो ही नहीं उठे होंगे तो इसलिए शायद। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हाँ वेल, अच्छा ये एसोसिएटेड पर्सन का सबको मैं एज्यूम कर लेता हूँ पता है। एसोसिएटेड पर्सन भी आपस में क्या चीज़ें सेल और बाय नहीं कर सकते हैं। जब ये आपस में एसोसिएटेड है तो बहुत शक होता है कि हमें पक होता है, यकीन होता है कि आपस में ये गड़बड़ करेंगे। लाइक 1 लाख वाली चीज़ है, जब ये अपने एसोसिएट को बेचेगा तो ये कह देगा यार ये 50,000 रुपये। क्यों कहेगा? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगना है, और अगर 50 पे करेगा तो आधा, और लाख पे करेगा तो ज़्यादा। तो जब एसोसिएटेड आपस में सेल करेंगे ना, तो इसलिए कानून ने कहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं आपको बताता हूँ क्या होगी। ये नहीं है कि आप आपस में एक दूसरे को फ्री देते रहें और सेल टैक्स दे ही नहीं। तो इसलिए उसने कहा ओपन मार्केट प्राइस। तो जब एसोसिएट आपस में करेंगे तो होगी ओपन मार्केट। ये इसने ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से ना, अगर तो सेंसिबल एग्जामिनर हो तो उसको एक क्वेश्चन जरूर देना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो फिर आपकी प्राइस क्या होगी, अगर ऐसा हो तो फिर प्राइस क्या होगी। हर बैच में एक आना चाहिए। अच्छा, और अगर उसने छापा लगा दिया किसी बुक से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और बुक्स में मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बुक्स अपडेट ही नहीं की उन्होंने, किसी ने मेहनत नहीं की। ये हमारा जो इस ये- दफा नहीं, हाँ, इस दफा नहीं किसी किसी ने अपडेट ही नहीं की। वो पुरानी पुरानी पहले 2 पेज लगा के नए, और पुरानी की सैकड़ों स्टाइल कर दिए। मिस्टेक्स हैं काफी। और मैं आपको बता रहा था कि अगर 100 का 100% एक्यूरेट कर दो अकॉर्डिंग टू डेट बुक तो फिर भी आपको 70 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि चेंजेस आ गई। तो चेंजेस वो बुक के अंदर लेके नहीं आए, चेंजेस वो बुक के अंदर नहीं लेके आए। तो आप पुराने लॉ के मुताबिक तो ठीक आंसर दिए होंगे, लेकिन आज क्या है उसके मुताबिक आप गलत दे रहे होंगे। सही। तो वैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बुक आप लोग ले लें कॉन्सेप्ट्स के लिए, वो सबसे अच्छी बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि हम लोगों ने जब आप तरह स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने भी पढ़ी थी, लेकिन अब हमारे लिए कुछ और बुक्स हैं। अब हमें कानून की ज़ुबान भी समझ आ जाती है, ठीक है, लेकिन जो नया बंदा है उसको कानून की ज़ुबान नहीं समझ आती कि ये कानून कहना क्या चाह रहा है। वो बेचारा बैठ के सोचता ही रहता है कि यार इसका मीनिंग क्या है। तो जिन लोगों ने अच्छे मीनिंग निकाल के लिखे हुए हैं ना, वो उनमें एक ये शामिल है सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन। सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन ये उन लोगों में आई बिलीव के जो शुरू में पढ़ने वाली किताबें हैं उनमें ये टॉप पे है, शुरू में पढ़ने वाली। ओवरऑल नहीं मैं क्लेम कर रहा, लेकिन जो पहली किताबें पढ़नी चाहिए आपको उनमें से ये एक है। ये सर अपडेटेड है। मिर्जा साहब की उनमें से एक है जो शुरू में पढ़नी चाहिए। जैसे जैसे आप एडवांस हो, आप एडवांस बुक्स बहुत अच्छे राइटर थे जिन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन इनिशियल के लिए ये बेहतर है। स्टार्टर के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतर है, और बहुत से स्टूडेंट हमारे स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ये बुक बेहतर है। अच्छा, हाँ, अगर फिर क्या हो, अगर वैल्यू एसोसिएटेड का हमें पता चल गया। अब यार ये एक आम आदमी क्या इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज नहीं ले सकता?
ले सकता है ना। तो जो बेच रहा है वो सप्लाई कर रहा होगा, डेफिनेटली जो बेच रहा है वो सप्लाई कर रहा होगा। तो जब सप्लाई कर रहा होगा तो क्या वो प्रिंसिपल अमाउंट लेगा, उससे कोई सरचार्ज वगैरह ऊपर वाले पैसे नहीं लेगा कि किस्तों के ले रहे हो तो तुम महंगी मिलेगी। नकद लो तो 60,000 की, इंस्टॉलमेंट सालाना पे लो तो 72,000 की। अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, किसके ऊपर लगेगा सेल टैक्स? 60,000 72,000 पे नहीं लगना चाहिए जी, 72,000 रुपये उसे मिल रहा है, 72,000 रुपये लगना चाहिए ना। तो वो ठीक कह रहे हैं कि जो हाँ कि यहाँ पे वो ओपन मार्केट मेरा नहीं ख्याल कि वो वर्ल्ड हाँ नहीं कर गया है। उस वक्त जो प्राइस थी, उस वक्त जो प्राइस थी उसी पे सरचार्ज नहीं शामिल करना उसके अंदर। उसने लेट पेमेंट की, उसके ऊपर और जुर्माना लग गया। होता है ना कि आपने 72,000 आप देने ही नहीं आए तो अभी आपका 80 बन चुका है, तो क्या एडिशनल 8,000 पे भी सेल टैक्स हो जाएगा? नहीं, सेल टैक्स एक्चुअल था ना शुरू में, जो जब उसका आपके साथ बात हुई, ठीक है, उस वक्त जो वैल्यू थी उस वैल्यू पे है। ये बात बड़ी ही जबरदस्त है। हाँ कि इंस्टॉलमेंट में जब आप ले रहे होते हैं बैंक से भी ऐसे ही है, जब गाड़ी को सेल टैक्स एक दफा ही लगता है, एक दफा ही लेते हैं ना। वो हर दफा जब आपके पैसे फटते हैं लेट होने तो हर दफा सेल टैक्स लेने तो नहीं बैठ जाते। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन लेना ना बैंक से यार वो बेहतर नहीं होता है ना, बंदा खज्जल हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप छोटी वाली दे लो, किसी से पकड़ के ले लो। अच्छा, ओपन मार्केट हो गया ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। हर दफा देखो नया सिनेरियो पैदा हो रहा है। अब क्या सिनेरियो आ गया? अच्छा यार ये कह रहा है कि क्या आप जब कारोबार करते हैं तो कभी डिस्काउंट नहीं देते? देते हैं, डिस्काउंट होता है। अब आप डिस्काउंट देने लगे हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम इसे लिख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अरे ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका। अब होने क्या लगा है कि आप चीज बेच रहे हैं इतने की, लेकिन आप कहते हैं जी कि यार इसको मैं मशहूर करना चाह रहा हूँ, आजकल नई मेरी प्रोडक्ट है तो इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो डिस्काउंट में दे देता हूँ। 4% डिस्काउंट दे दिया आपने, ठीक है, तो वो 40 रुपये बन गया। आप उससे ले रहे हो 960। बताओ टैक्स, सेल टैक्स इस पे लगाओगे या इस पे लगाओगे? 60 में इस पे लगाएंगे। ये देखो कितनी कितनी ये ट्रिकी चीजें हैं कि आप टोटल पे लगाओगे, डिस्काउंट को निकाल दोगे, या नीचे वाले पे लगाओगे या ऊपर वाले पे लगाओगे? किस पे लगाओगे जी? इस पे लगाएंगे। लेकिन साथ में उसने कहा जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये जो आप इनवॉइस इशू कर रहे हो उसके ऊपर लिखोगे, 2 कंडीशन लिख लें। अगर वो पूरी होंगी तो फिर आप नीचे वाले पे लगा सकते हो, नहीं पूरी होगी तो ऊपर वाले पे लगेगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1, जनाब इनवॉइस के ऊपर मेंशन हो। हाँ डिस्काउंट इस तरह लिखा हो कि ये डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट है ये। कंडीशन नंबर 2, बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वहां का कस्टम हो, मार्केट प्रैक्टिस हो, मार्केट ट्रेंड हो इस तरह करना। अगर बाकी नहीं कर रहे, आप अकेले किए जा रहे हैं, उसका मतलब है आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते इस तरह का डिस्काउंट। ठीक, इसके लिए जो पेट वर्ड है, जो स्पेसिफिक वर्ड है, इन कॉन्फर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कोई आपकी अलग ही चाल ना हो, जो बाकी चाल चल रहे हैं, जिस तरह बाकी काम कर रहे हैं उसी तरह आपका हो। ठीक, अच्छा जी। और नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहते हैं कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, आप 5-7 तरह की सप्लाईज दे रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है कि जिसको समझना मुश्किल है। ठीक, तो फिर कौन सी होगी? ओपन मार्केट प्राइस। आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है, चीज़ें मिक्स्ड हैं,
आप तो वैल्यू निकाल ली। आप फॉर एग्जांपल अब क्या मिसाल लें, आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें आप पार्ट्स भी खुद ही बना रहे हैं, खुद ही डाल रहे हैं, चीज़ें आपने इकट्ठी की हुई हैं, तो हर एक का अलहदा करना मुश्किल है कि इसका क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी। ठीक है, तो आप कहते हैं सबका फिर हम वैल्यू हम लोग ओपन मार्केट प्राइस रख लेते हैं। तो यार यहाँ एक चीज़ हमें आसानी के लिए कि क्या ये फ़ायदा नहीं है कि हम ये याद कर लें, ओपन मार्केट जो है वो याद कर लें और बाकियों को फिर कि ये सारी ओपन मार्केट एक लिस्ट बना लें, ठीक है, और बाकी जो 2-3 बचेंगी उनको वो तरीके से याद कर लेना, लेकिन इकट्ठी ओपन मार्केट वाली याद कर लो, बाकी फिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ गई इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स में क्या होता है, वहां पे सेल टैक्स कैसे लगेगा जी? इंपोर्टेड गुड्स में कैसे होगा बताएं। हम्म, जैसे ही पोर्ट पे पहुंचती है ना तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उस वक्त वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? चीज पहुंची, पहुंचने के बाद उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई, उस पर इवन के और कोई भी ड्यूटी लग गई सिवाय सेल टैक्स के, वो सारा का सारा वैल्यू में शामिल हो जाएगा, सारे का सारा वैल्यू में शामिल हो जाएगा, और शामिल होने के बाद उस पर जो है सेल टैक्स लग जाएगा, तो ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट के वक्त कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटियां होंगी वो सारी की सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बन जाएंगी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बनने के बाद उसके ऊपर जो है वो फिर सेल टैक्स लगेगा। और बाकी भी याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके अलावा भी वैल्यू ऑफ सप्लाई तमाम तरह की ड्यूटीज, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, और बाकी सारी चीजें वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बन जाती हैं और उसके ऊपर लगता है। फॉर एग्जांपल आपकी 100 तो है वैल्यू, साथ में सूबे की ड्यूटी लगी 2 रुपए, साथ में फेडरल की कोई और ड्यूटी लगी 3 रुपए, और कोई भी ड्यूटियां लगती गई, वो 110 पे पहुंच गया। अब सेल टैक्स इस पे नहीं लगेगा, सेल टैक्स ड्यूटियां तमाम शामिल करके सिवाय सेल टैक्स को निकाल के बाकी सारी की सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, इसके दोबारा सुनना। जो बेच रहा है, जो बना रहा है, उसकी वैल्यू ये है, एक सूबे ने कहा मेरा इतना है, फेडरल ने कहा हमारी इतनी ड्यूटी है, कोई और ड्यूटी, सेस ड्यूटी, कोई इस तरह की कोई भी ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी, वो सारी जमा होती जाएंगी। जब जमा हो जाएंगी ये टोटल वैल्यू बनेगी, इस पे आप सेल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ना कि इसके ऊपर करेंगे। सवाए सेल टैक्स के बाकी जितनी भी ड्यूटीज होगी वो इकट्ठी हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बन जाएंगी। ये पॉइंट है सर। ऊपर इंपोर्टेड गुड्स में भी ऐसे ही होगा? इंपोर्टेड गुड्स में तो 100% 200% ऐसे है ना, क्योंकि वो तो उसमें खुल डुल के और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो सेल टैक्स के अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है। अच्छा ये इंक्रीज भी हो जाती है ड्यूटीज वगैरह, चेंज होती हैं तो क्यों वो भी वैल्यू सप्लाई हो। यार, ये आगे हम पढ़ेंगे कि अगर रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है फिर क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन है। अच्छा, इसमें ये एक नोट करें कि अगर झगड़ा पड़ जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, आप कहते हैं मेरी सप्लाई की वैल्यू 1 लाख है, एफबीआर कहता है झूठ बोल रहे हैं 2 लाख है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगी? आप कहते हैं जी है ही 1 लाख, एफबीआर कहते हैं नहीं जी है ही 2 लाख, अब ये मसला बन गया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे मालूम होगी? नहीं, फिर वो एक थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया उन्होंने, मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बताया उन्होंने कि वो इस तरह करेंगे कि वो एक वैल्यूएशन कमेटी बना देंगे। वैल्यूएशन कमेटी के अंदर एफबीआर, इनलैंड रेवेन्यू के लोग भी आ जाएंगे
और ट्रेड एसोसिएशन जो भी होगी उनके लोग भी आ जाएंगे और ये मिलकर डिसाइड करेंगे और जो वैल्यू होगी वो वैल्यू सप्लाई होगी। अच्छा यार, बात करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, तो 35 मिनट्स हो गए। आप लोग 11 बजे दोबारा आ जाए, इसको स्टॉप कर देंगे। स्टार्ट कहाँ किया था? लेट हो गया। Recording stopped. हमने किससे स्टार्ट किया था जी आज? आप भी लेट थे। हाँ जी, आप Tax fractions. Tax fractions. टैक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट हुआ। आज कोई स्टूडेंट जिसने ये फॉर्म फिल ना किया हो, आपने कर दी ये फॉर्म फिल? आप भी फिल करके ना आ जाए, ठीक है ना राव साहब? राव साहब हंस रहे हैं, दे उन्हें। जिसने भी चाय शाय पीनी है, थोड़ा फ्रेश होना है, वो जनाब फुल रोड सामने आप लोग फिल करें और पहुंचे। राव साहब आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, हो रही है नहीं हो रही? तो लिया ये वाला मैनुअल लिया या नहीं लिया आपने? अभी नहीं सर। तो कब लोगे जब पेपर गुजर जाएंगे? ये देखे निशानियां लगाओ इसके ऊपर, जो कि आप आखिरी 2 दिन में सबको रिवाइज कर सकें, हाईलाइट करें, वैसे काम नहीं चलेगा। ये वाला नहीं और synopsis है। दोनों लो यार, बुक्स पे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नुकसान नहीं देती। ये यहाँ पे म्यूट कर दिए, म्यूट कर दी वीडियो। चलिए बस ठीक है।